में हम लोग पढ़ रहे थे हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स की हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से हम स्टैंडर्ड यूनिट्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, आपको याद होगा हमने 3 स्टैंडर्ड यूनिट्स की कैटेगरीज पढ़ी थी, एफपीएस, एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। कन्वर्जन हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे करते हैं। तो कन्वर्जन करने के लिए हम एक टेबल लर्न करेंगे बेटा, उस टेबल को मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। तो इस टेबल में मैं इसको बिग टू स्मॉल के फॉर्म में लिख रही हूँ। सबसे पहले किलो, देन हेक्टो, डेका, मीटर, ये आपका कॉमन यूनिट है, बेसिक यूनिट। उसके बाद डेसी, सेंटी एंड लास्ट में आ जाता है हमारा मिलीग्राम। तो यहाँ पर ग्राम में मिली आता है। तो ये हमारी हो गई बिग यूनिट, बिगर यूनिट, एंड ये हो गई हमारी स्मॉलर यूनिट। ठीक है, तो हम जब बिग टू स्मॉल कन्वर्जन करेंगे तो बिग टू स्मॉल कन्वर्जन में, बिग टू स्मॉल कन्वर्जन में हम करेंगे मल्टीप्लाई। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरीके से हम बिग टू स्मॉल में मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम स्मॉल टू बिग करेंगे, स्मॉल टू बिग, तो उसमें हम करेंगे डिवीजन। सबसे पहले तो आप एक चीज ये याद रखोगे, ये जो मीटर है, इस मीटर की जगह पर ग्राम हो सकता है या फिर लीटर हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो यूनिट्स होंगी वो यूनिट्स चेंज होगी। कैसे, अगर यहाँ पर मीटर होगा तो ये सारी यूनिट्स किस तरीके से होंगी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्राम होगा तो हमारी यूनिट्स किस तरीके से होंगी, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, और लीटर होगा तो किस अकॉर्डिंग होंगे, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। तो इस तरीके से आपकी यूनिट्स जो होंगी वो कन्वर्ट होंगी। अब सपोज कीजिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको 26 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जिस यूनिट से आपको कन्वर्ट करना है वो यूनिट बिगर यूनिट है या स्मॉलर यूनिट है। तो आप अगर चेक करेंगे किलोमीटर, किलो फर्स्ट वाली यूनिट है, तो फर्स्ट वाली यूनिट क्या है, बिगर यूनिट है। तो आपको कन्वर्जन जो करना है वो बिगर टू स्मॉलर करना है। और बिगर टू स्मॉलर के लिए मैंने क्या बताया आपको, बिग टू स्मॉल के लिए आपको करनी होगी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई इससे होगी जितना भी आप स्टेप्स जंप करने वाले हैं। कितना स्टेप्स जंप कर रहे हैं, आपने 1 स्टेप जंप किया, फिर 2 स्टेप जंप किया और फिर 3 स्टेप जंप किया। तो आपने जितने स्टेप जंप किए आप उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे। आपने जब फर्स्ट स्टेप जंप किया आपने 1 10 से मल्टीप्लाई किया, आपने जब सेकंड स्टेप जंप किया आपने एक और 10 से मल्टीप्लाई किया, और आपने जब थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप जंप किया तब आपने थर्ड टाइम 10 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 टाइम्स आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। तो हमें 26 किलोमीटर्स में फाइंड करने हैं कितने मीटर्स होंगे। व्हाट आई विल डू इज, जो मैंने 3 टाइम्स जंप किया था, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे, वो भी कितना ही होगा, 1000 ही होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 26,000 मीटर। ये बिग टू स्मॉल का कन्वर्जन आपको समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल टू बिग का। सपोज कीजिए मुझे 100 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना है। अब आप सेंटीमीटर ढूंढिए, सेंटीमीटर यहाँ पर है, सेंटीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेम अगेन हम ये चेक करेंगे, सेंटीमीटर एक स्मॉलर यूनिट है और मीटर एक बिगर यूनिट है। तो हम इधर की तरफ मूव करें, यानी स्मॉल टू बिग। स्मॉल टू बिग हमारा मूवमेंट हो रहा है, तो स्मॉल टू बिग के मूवमेंट में हमने क्या करना है, डिवीजन। तो डिवीजन हम किससे करेंगे, अगेन वही हम अपने स्टेप्स काउंट करेंगे। हम कितने स्टेप्स जंप किए हैं, 2। तो 2 स्टेप्स में हम एक 10 एंड अगेन एक 10। तो हम इसमें 10 इंटू 10 दैट इज 100 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर्स। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर्स के केस में मैंने आपको बताया जितने स्टेप्स हमारे थे
यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करना है 100 सेंटीमीटर को, तो कितने थे यहाँ पर 10 और 10 100 हो गए, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे 100/100 मीटर्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर। ये कन्वर्जन आपको क्लियर है? कन्वर्जन बेटा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि कन्वर्जन का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम्स में भी आने वाला है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमें किसी यूनिट की मेजरमेंट करनी होगी, तो उस यूनिट की मेजरमेंट करते हुए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, या फिर अगर कोई कर्व्ड लाइन है तो उस कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो उस मेजरमेंट में हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है बेटा, जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करती हूँ, सपोज कीजिए मैं इस डस्टर की लेंथ कितनी है ये चीज मुझे मेजर करनी है, तो इसके लिए मैं एक स्केल का यूज करूंगी। उस स्केल की जो मेजरमेंट करनी होगी, उस मेजरमेंट को करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे इसकी यहाँ पर आपको स्केल में ये 0 मार्क दिख रहा है, सबको 0 मार्क दिख रहा है। 0 वाला जो मार्क है स्केल का, वो इस डस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कोइंसाइड करना होगा। कोइंसाइड करने का क्या मतलब है कि जहां से मेरा 0 स्टार्ट हो रहा है वहीं से मेरी मेजरमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, अब मैंने इस स्केल को इसके ऊपर रख दिया और मैं चेक करूंगी कि कितने यूनिट्स मेरा ये रन कर रहा है उस स्केल पर। तो ये मेरा अराउंड 13.5, यू कैन चेक दिस, यहाँ पर ये 13.5 के अराउंड रन कर रहा है। तो जब भी मैं मेजरमेंट कर रही होंगी बेटा, अगर मैं स्केल से अपने इस डस्टर को मेजर कर रही हूँ, तो मैं जब भी मेजरमेंट कर रही होंगी तो वो जिस भी चीज को मैं मेजर कर रही हूँ वो हमेशा मेरी आंखों की हाइट के सामने होना चाहिए। लाइक अगर मैं आपको इसे एक पिक्चर के थ्रू शो करूं, तो मैं ये बोल रही हूँ अगर ये मेरा डस्टर है और इसकी मैं लेंथ मेजर कर रही हूँ, तो जब भी मैं लेंथ मेजर कर रही हूँ तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजर कर रही हूँ वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा मेरी आईज की लेंथ के पैरेलल होना चाहिए। कभी भी इस तरीके से मेजरमेंट नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से मतलब या तो मेरी आईज ऊपर है, मेरी आईज यहाँ है और मैं यहाँ से देख रही हूँ कि ये स्केल कितना मेजरमेंट शो कर रहा है। इस केस में हमारी जो मेजरमेंट होगी वो रॉन्ग हो जाएगी। या फिर हमारा ऑब्जेक्ट और स्केल ऊपर है, हमने नीचे से ही देखकर बता दिया कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना मेजर कर रहा है, तो इस केस में भी हमारी मेजरमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। इस केसेस में हमारी जो एरर्स आती हैं वो एरर्स आती हैं पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर अभी आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए जब भी आप इस तरीके के मेजरमेंट्स करते हैं तो वो मेजरमेंट्स आपकी रॉन्ग हो जाती हैं। जो सही मेथड है वो सही मेथड यही है कि आईज शुड बी पैरेलल टू द मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, यानी कि वो उसके पैरेलल होनी चाहिए, उसके सामने सामने होनी चाहिए, तभी हमारा जो मेजरमेंट का तरीका होगा वो सही होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अब वो हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ अ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन कैसी होती है? कर्व्ड लाइन होती है जो सीधी नहीं होती। सीधी चीज, जैसे आपने ये डस्टर देखा तो डस्टर को तो मैंने सीधा सीधा स्केल रखा और स्केल रख के इसको नाप दिया, मेजर कर दिया। अब मुझे अगर कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट करना हो तो वो मैं कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट कैसे करूंगी? वो पॉसिबल तो नहीं है। सपोज करो ये एक कर्व्ड लाइन है, ठीक है। अब इस कर्व्ड लाइन को क्या पॉसिबल है मैं इस तरीके से स्केल रखूं, मेजर करूं, फिर इस तरीके से स्केल रखूं, मेजर करूं, फिर इस तरीके से स्केल रखूं? पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो व्हाट वी डू इज, हम इसके लिए एक थ्रेड लेते हैं, एक धागा लेते हैं जो इसकी सेम लेंथ का है या फिर इससे थोड़ा सा लंबा है, सो दैट हमें वो मेजर करने के लिए आसानी हो जाए। तो जब हम वो थ्रेड ले लेते हैं, थ्रेड लेने के बाद व्हाट वी डू इज, हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर वो थ्रेड रखते हैं। सपोज ये मैंने इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर थ्रेड रखा, इसको ओवरलैप कराते हुए इस तरीके से इसके ऊपर ये ओवरलैप कराते हुए मैं इसको चेक करती जाती हूँ इस तरीके से प्रॉपरली, दिस एंड फाइनली दिस। यहां तक मेरा ये जो थ्रेड था वो थ्रेड मेजर हुआ है इस कर्व लाइन पर। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक स्केल ले सकती हूँ या फिर मैं इंच टेप ले सकती हूँ, किसी भी तरीके का डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस ले सकती हूँ। उसको मैं
इसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह यूज करूंगी और 1 बाय 1 करके फिर मैं इसको मेजर करना शुरू करूंगी। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ कर्व लाइन है वही मेजरमेंट का सही तरीका कंसीडर किया जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर स्केल रखकर इसको मेजर करने की कोशिश करें तो उसमें काफी ज्यादा एरर्स आ सकती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये हमारा सही तरीका नहीं होगा किसी भी कर्व लाइन को मेजर करने का। जो मैंने आपको तरीका बताया है दैट इज द राइट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रेस्ट एंड मोशन। देखो बेटा, रेस्ट का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? रेस्ट का मीनिंग होता है आराम करना, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो उस केस में आप अपनी बॉडी को क्या बोलेंगे? मेरी बॉडी किस में है? रेस्ट में है। सपोज कीजिए एक कार है जो आपकी कॉलोनी में खड़ी हुई है, ठीक है, और वो कार सुबह 7:15 पर भी 7:15 AM पर भी यहीं खड़ी थी, रात के 8 o'clock तक भी यहीं खड़ी थी। तो बेसिकली यहाँ पर टाइम तो चेंज हो गया, टाइम तो बदल गया, बट क्या टाइम के रिस्पेक्ट में इस कार की पोजीशन चेंज हुई? क्या ये कहीं से इधर उधर मुड़ी, हिली डुली? नहीं हिली डुली ना। तो इस केस में हमारी जो कार है वो कार क्या होगी? कार इज एट रेस्ट, यानी कि वो रुकी हुई होगी, वो मूवमेंट नहीं कर रही होगी। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं ये बात करूं कि सुबह 7:15 कार यहाँ थी और ये मूव करके कहीं दूर चली गई, सपोज ये लखनऊ चली गई रात के 8 बजे, तो अब मेरी कार क्या कर रही है? टाइम, इसकी जो पोजीशन है, इसका जो प्लेस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारी कार अब किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। हम रेस्ट एंड मोशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस करने हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पर आ जाते हैं हम सीधा। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले जो उसके टाइप्स लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से टाइप्स होते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड इज रोटेशनल और सर्कुलर मोशन, अभी मैं आपको 1 by 1 करके ये मोशंस एक्सप्लेन करूंगी अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स। ठीक है, थर्ड इज oscillatory motion, next is vibratory motion, and periodic and non-periodic motion। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन होता है बेटा? जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। जैसे सपोज कीजिए जब स्कूल ओपन होता था तो आप लोग क्या करते थे? आप लोग असेंबली से, मतलब जब प्रेयर होती थी, प्रेयर से अपनी क्लास तक किस तरीके से मूव करके जाते थे? एक स्ट्रेट लाइन में मूव करके जाते थे। तो उस तरीके का मोशन जो होता है उस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। यानी कि व्हेन object is moving in a straight line। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एक सड़क है, वो सड़क बिल्कुल सीधी जा रही है, तो उसका पे जब कोई ड्राइविंग करेगा, एक कार ड्राइवर कार ड्राइव करेगा, तो वो क्या करेगा? बेसिकली वो सीधा सीधा उस कार को अपनी उस रोड पर चलाता जाएगा। वो ना तो कहीं लेफ्ट टर्न लेगा ना कहीं राइट टर्न लेगा। तो इस तरीके के मोशन को हम कौन सा मोशन बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। रोटेशनल और सर्कुलर मोशन, रोटेशनल या सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट पर होकर अपनी पोजीशन को इस तरीके से मूव कराता है। यही मोशन इसका जो होता है वो कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन। जैसे आप सबने फैंस देखे होंगे, आप अभी जिस रूम में बैठकर स्टडी कर रहे होंगे उस रूम की जो फैन होगा, आपने देखा होगा वो फैन एक सीलिंग से एक पॉइंट पर अटैच होता है और वो उसी पॉइंट के अराउंड अपनी जगह पर गोल गोल घूम रहा होता है। तो इस पोजीशन, इस तरीके के मोशन को हम कौन सा मोशन बोल रहे हैं?
रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। अभी आपने देखा होगा दशहरे का टाइम आ रहा है, तो दशहरे के टाइम पर झूला लगता है, वो बड़ा वाला झूला सबने मैरीगो राउंड देखा है। तो उसमें वो जो मैरीगो राउंड होता है वो एक पॉइंट पर फिक्स्ड होता है और वो अपना मूवमेंट चारों तरफ इस तरीके से करता रहता है। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, रोटेशनल या फिर सर्कुलर मोशन का। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन एक पॉइंट पर आकर चेंज करता है। मतलब मैं बताती हूँ, जैसे आपने झूला झूला है, कौन सा वाला झूला, स्विंग जिसे हम बोलते हैं। स्विंग में क्या होता है बेसिकली, जैसे ये स्विंग है तो यहाँ पर आपकी सीट है, ये सीट पर आप बैठे हो, आपका जो झूला होगा पहले वो आगे जाएगा, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, यानी कि इसकी एक पोजीशन फिक्स पोजीशन होती है जिसे हम मीन पोजीशन बोलते हैं। उस मीन पोजीशन से ये टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है बेटा, आगे और पीछे, यानी कि एक बार वो आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर, फिर वहां से पीछे जाएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पर वापस आएगा। इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के हमारे जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल हमारे मोशन ऑफ अ स्विंग हो सकता है। आपने घड़ी देखी होगी, जिस घड़ी में नीचे की तरफ पेंडुलम लगा होता है, ये एक घड़ी सपोज कीजिए इस तरीके की घड़ी होती है, उस घड़ी में नीचे पेंडुलम लगा होता है, ऐसे जो मूव करता रहता है, ऐसे 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 हिलता रहता है। तो उसका जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम कौन सा मूवमेंट बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से, जैसे यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन में तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट वो मूव कर रहा था, वाइब्रेटरी मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर और नीचे, यानी कि उसका जो मूवमेंट होता है वो वर्टिकल मूवमेंट होता है। वर्टिकल मूवमेंट किस तरीके से, सपोज कीजिए इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। सपोज मेरा ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे उसमें वाइब्रेटरी मोशन एक्सप्लेन करना है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से मूव करते रहते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। जैसे आप सपोज इसका एग्जांपल समझिए, आपका फोन वाइब्रेशन पे है, वाइब्रेशन पे होने की वजह से जब किसी का फोन आता है तो आपने देखा होगा ना, आपका फोन किस तरीके से जू जू की साउंड करके और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। आप जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाला, जैसे सपोज गिटार है, तो गिटार में जो वो वायर्स होती हैं, वायर्स को जब आप ऊपर नीचे करते हो तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो वो एक किस तरीके का मोशन हो गया, वाइब्रेटरी मोशन हो गया। ठीक है, लास्ट डिस्कस करते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। बेटा पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन, पहले पीरियोडिक मोशन डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक मोशन हमारा वो मोशन हो गया जिस केस में हमारा एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये सन है, सन के चारों तरफ आपको पता है हमारे 8 प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सन अर्थ क्या करती है, अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट हो रही होती है। सपोज कीजिए ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, उस इनिशियल पॉइंट से उसने मूव करना शुरू किया, कुछ डेज बाद वो यहाँ आई, कुछ डेज बाद वो यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, मूव करती गई। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आया जब उसने जहां से स्टार्ट किया था वो वहीं से अपना मूवमेंट फिर से स्टार्ट करने लगी। तो अर्थ का जो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन का टाइम होता है वो कितने डेज का होता है, कितना पीरियड का होता है, 365 डेज का। तो 365 डेज बाद उसने अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसने अपना पाथ जो था वो चेंज कर दिया, उसने उसी पाथ पर उसी मोशन को रिपीट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके का जो मोशन होगा उस मोशन को हम कौन सा मोशन बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। यानी कि जो मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उस मोशन को हम बोल रहे हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं नॉन पीरियोडिक मोशन, तो नॉन पीरियोडिक मोशन में बेटा क्या होगा, नॉन पीरियोडिक मोशन जैसे वो सपोज आपको वर्ड्स खुद ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जो मोशन अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं कर रहा। जैसे सपोज कीजिए आप
अपनी आर्म्स को इस तरीके से मूव कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, ठीक है। तो स्विंग करने में ये मोशन पीरियोडिक तो है, मतलब आप सेम ही रास्ते पर उसको मूव तो करा रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कई बार आप अपनी आर्म को 4 सेकेंड में रोटेट कर दें, कई बार आपको अपनी आर्म रोटेट करने के लिए 5 सेकेंड्स लग जाए, कई बार 6 सेकेंड्स लग जाए। तो उस केस में हमारा जो मोशन होगा, जहां पर एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट नहीं कर रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उस तरीके की मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इसके और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे जो लंग्स है, वो लंग्स जब ब्रीथ करते हैं, जब हम हैवीली रन कर रहे होते हैं या वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो यूजुअली अगर हमारे लंग्स 1 मिनट में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो वो हमारा जो स्पैन है, वो टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरीके के डिक्रीमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा ये नॉन पीरियोडिक मोशन है। आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे।